सौम्या नताशा की बड़ी बहन थी। सौम्या जहाँ पर बहुत ही खुले मिजाज और वेस्टर्न कल्चर पर चलने वाली लड़की थी, तो वहीं नताशा अपनी भारतीय परंपरा पर जान छिड़कती थी। एक दिन नताशा अपने गार्डन में पौधों को पानी डाल रही थी कि तभी सौम्या एक लड़के के साथ बाइक पर बैठकर अपने घर आ पहुंची और बाइक से उतरकर उस लड़के की ओर देखकर बोली, वाह रजत, आज तो मजा आ गया, बहुत ही अच्छी मूवी थी। सौम्या, क्यों ना कल हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चलें? ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हम ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। सौम्या की बात सुनकर रजत मुस्कुराता हुआ अपनी बाइक लेकर वहाँ से चला गया। तभी नताशा बोली, ये कौन था दीदी? अरे मेरा बॉयफ्रेंड था रजत। दीदी 4 दिन पहले तो आप राहुल की बाइक पर बैठकर घूम रही थी। तो जानती है नताशा, मैं अपने बॉयफ्रेंड कपड़ों की तरह बदलती हूँ और मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। बेशर्मी की हद होती है दीदी, आपको शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? आपको पता है आपकी वजह से मोहल्ले वाले हमारे परिवार को क्या कहते हैं और ऑफिस में पापा को कितना सुनना पड़ता है। नताशा की बात सुनकर सौम्या गुस्से से बोली, देखो नताशा, तुम अभी भी उन घिसी पिटी परंपराओं का पालन करती हो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं करती। मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। इतना बोलकर सौम्या अपने घर के अंदर चली गई। सौम्या ने सही कहा था। सौम्या हर हफ्ते अपने बॉयफ्रेंड को बदल दिया करती थी। सौम्या बहुत ही छोटे और शॉर्ट कपड़े पहनती थी। उसकी वजह से उसके परिवार की बहुत बदनामी होती थी। सौम्या की माँ और पिता ने सौम्या को समझाने का प्रयास किया, मगर सौम्या एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। कुछ दिन बाद सौम्या के पिता राजेश सौम्या से बोले, तुम्हारे ओपन माइंडेड की वजह से हमें बहुत बदनामी सहनी पड़ रही है। तुम्हारी अब शादी की उम्र हो गई है। मैंने लड़का देख लिया है, वो अच्छे परिवार का है और संस्कारशील है। अपने पिता की बात सुनकर सौम्या परेशान होकर बोली, आप कौन होते हैं मेरी लाइफ का फैसला करने वाले? जिंदगी मुझे गुजारनी है, इसलिए कौन सा लड़का चूज करना है वो मैं तय करूंगी। सौम्या की बात सुनकर उसकी माँ रुक्मणी गुस्से से बोली, अरे तूने तो सारी शर्म लाज बेचकर खाई है। नालायक, तुझे इतनी भी तमीज नहीं कि अपने पिता से कैसे बात की जाती है। सौम्या बड़ी ही बेशर्मी से अपनी माँ से बोली, मैंने पापा से कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि शादी मैं अपनी पसंद के लड़के से करूंगी, बस। सौम्या की बात सुनकर राजेश गुस्से से अपनी बेटी सौम्या से बोले, ये क्या बकवास कर रही हो सौम्या? मैंने लड़के वालों को जुबान दे दी है। क्या पापा, आप भी जुबान जैसी बकवास बातों पर विश्वास करते हैं? आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं शादी अपनी पसंद के लड़के से ही करूंगी, और अगर आप अपनी मर्जी से मेरी पसंद के लड़के से शादी नहीं करेंगे तो मुझे भागने में कोई ऐतराज नहीं। इतना बोलकर सौम्या बेशर्मी से वहाँ से चली गई। राजेश गुस्से से अपनी पत्नी से बोले, इस लड़की ने तो मेरी नाक कटा दी है। इसकी नजर में मेरी जुबान की कोई कीमत नहीं है। चिंता मत कीजिए, आप तो जानते ही हैं कि सौम्या कितनी बेशर्म हो गई है। हमारे ही लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। उसके छोटे छोटे कपड़े पहनने की वजह से हमें कितनी बदनामी का सामना करना पड़ता है। सुनिए, नताशा भी सुंदर है। आपने जिस लड़के से सौम्या का रिश्ता तय किया है, आप उस लड़के से नताशा की शादी कर दीजिए, आपकी जुबान भी रह जाएगी। कुछ दिनों बाद सौम्या की शादी उसकी पसंद के लड़के आर्यन से तय हो गई। आर्यन भी सौम्या की तरह खुले मिजाज का लड़का था। वो सौम्या को बहुत पसंद करता था और नताशा का विवाह अभिमन्यु नाम के एक लड़के से तय हो गया, जिसे नताशा के पिता ने पसंद किया था। सौम्या आर्यन की पत्नी बनकर अपने ससुराल में चली गई। आर्यन की माँ और बहन आरती लेकर सौम्या का स्वागत कर रहे थे कि तभी सौम्या अपनी सास की ओर देखकर बोली, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, प्लीज ये आरती आप कल उतार लीजिएगा। ये कैसी बातें कर रही हो बहू? बगैर आरती के अगर तुम पहली बार घर में प्रवेश करोगी तो अपशगुन होगा। क्या सासू माँ, आप भी इन बकवास बातों पर यकीन करती हैं? देखिए, सुहागरात की रात बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मैं नहीं चाहती कि आपकी बेकार की रस्मों की वजह से मेरी सुहागरात वेस्ट हो जाए। इतना बोलकर सौम्या आर्यन का हाथ पकड़कर अंदर चली गई। अंदर जाते ही सौम्या ने बेशर्मी से दरवाजा बंद कर दिया और अपने कपड़े बदलकर वही छोटे छोटे शॉर्ट्स पहनकर आर्यन के सामने आकर बोली, अब तुम भी चेंज कर लो और उसके बाद हम लोग रात भर प्यार भरी बातें करेंगे। आर्यन भी सौम्या की तरह खुले मिजाज का लड़का था, लेकिन उसे सौम्या का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया था। सौम्या, ये खुलापन शादी से पहले ठीक था, लेकिन अब तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी शादी हो गई है। आर्यन, शादी से पहले मैंने तुमसे कहा था मैं अपनी लाइफ में किसी भी तरह का चेंज नहीं करूंगी। अगले दिन सौम्या शॉर्ट्स वाली नाइटी पहनकर अपनी सासू माँ और ससुर को चाय देने के लिए आ पहुंची। सौम्या को इतनी शॉर्ट नाइटी पहने हुए देखकर उसकी ससुर बुरी तरह से झेपते हुए नीचे नजर करके सौम्या से बोले, बहू, इस तरह के कपड़े तुम अपना केवल रूम में ही पहना करो। ये क्या बातें कर रहे हैं आप ससुर जी? मैं तो इस तरह के कपड़े पहनकर रेस्टोरेंट भी जाती हूँ, मार्केट भी जाती हूँ, और शादी से पहले आर्यन मुझे इन्हीं कपड़ों में मार्केट घुमाने ले जाया करता था। उसे मेरे कपड़े बहुत पसंद आते थे। सौम्या की बात सुनकर सौम्या की सास गुस्से से बोली, बहू, शादी से पहले बात अलग थी। क्यों सासू माँ, शादी के बाद लड़की के पर निकल आते हैं क्या? समय ऐसे ही बीतता रहा। आर्यन ने सौम्या को बहुत समझाने का प्रयास किया, मगर सौम्या ने आर्यन की बात नहीं मानी। ऐसे दिवाली का टाइम नजदीक आ पहुंचा। आर्यन अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी सौम्या आर्यन से बोली, आर्यन, मैं अपनी बहन के ससुराल जा रही हूँ। ठीक है,
तुम्हारी बहन की ससुराल भी इसी शहर में है ना? चलो मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। नहीं आर्यन, मैंने रजत को बुलाया, वो मुझे वहाँ तक छोड़ देगा। रजत तो शादी से पहले तुम्हारा बॉयफ्रेंड था और उसके ब्रेकअप के बाद ही मुझे तुमसे प्यार हुआ था। हाँ तो क्या हो गया, उससे मेरा ब्रेकअप हो गया था, लेकिन वो अभी भी मेरा दोस्त है। सौम्या, ये गलत है। शादी के बाद कोई पति अपनी पत्नी को उसके पहले बॉयफ्रेंड के साथ नहीं देख सकता। सौम्या बड़ी बेशर्मी से आर्यन से बोली, अगर नहीं देख सकता तो आंखें बंद कर ले, मैं तो खुले विचारों वाली लड़की हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर रजत आ गया और सौम्या उसकी बाइक पर बैठकर सीधे अपनी बहन के ससुराल पहुँच गई। सौम्या को दूसरे लड़के के साथ देख नताशा का पति अभिमन्यु चौंकते हुए बोला, नताशा, ये तो रजत है। तुम्हारी बहन इसके साथ क्या कर रही है? मैं इसे जानता हूँ, ये तो बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है। और तुम्हारी बहन छोटे छोटे कपड़े पहनकर इसके साथ यहाँ आई है। माँ और पिताजी देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अपने पति की बात सुनकर नताशा बुरी तरह से घबरा गई। तभी वहाँ पर अभिमन्यु की माँ और पिताजी आ गए। वो दोनों सौम्या के शॉर्ट कपड़े और उसके साथ किसी दूसरे लड़के को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़े। सौम्या बेशर्मी से हंसती हुई वहाँ पर आकर अभिमन्यु से बोली, जीजा जी, यूं ही बैठे बैठे आपका ख्याल आ गया तो सोचा कि मैं अपने जीजू से मिल लूं। और ये क्या जीजा जी, मेरी बहन कितनी दुबली हो गई है, आप उसका ख्याल नहीं रखते क्या? तभी नताशा सौम्या से गुस्सा होते हुए बोली, ये बेशर्मी का नाटक मेरे ससुराल में आकर मत करो। क्या कह रही है तू? मैं तो तुझसे मिलने आई थी। ये मिलने का तरीका है? अगर आपको मुझसे मिलना ही था तो आप जीजा जी के साथ आती। इस तरह से छोटे कपड़े पहनकर किसी दूसरे लड़के के साथ घर पर आकर आपने इस बार बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। नताशा, मैं तो केवल तुझे ये बताने आई थी कि मैं आर्यन के साथ दीपावली में तुझे और तेरे पति को इनवाइट करने के लिए आऊंगी। दिवाली पर किसी भी कीमत पर मेरे घर मत आना मेरी बेशर्म बहन, अब यहाँ से निकल जाओ। नताशा का बिहेवियर सौम्या को बहुत बुरा लगा और वो गुस्से से रजत की बाइक पर बैठकर वहाँ से चली गई। कुछ दूर रजत की बाइक का टायर पंचर हो गया। अचानक वहाँ पर दो लड़के आ पहुँचे और एक लड़का सौम्या की ओर देखकर बोला, अरे चलती है क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मैं तुम्हें जानता हूँ, शादी से पहले तुम्हारे ना जाने कितने बॉयफ्रेंड थे और अब शादी के बाद भी तुम अपने पति के साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो, वो भी छोटे कपड़ों में। इसके आगे एक लफ्ज मत कहना। तुमने मुझे क्या बाजारू औरत समझ रखा है? अरे बाजारू औरतें भी तुमसे कहीं ज्यादा सही होती है, शादी के बाद वो भी सुधर जाती हैं। ये सुनकर सौम्या को बहुत ज्यादा बुरा लगा और वो पैदल ही अपने घर चली गई और साड़ी पहनकर अपने सारे शॉर्ट कपड़ों को बाहर फेंक दिया। ये देखकर आर्यन और उसके माता पिता बुरी तरह से चौंक पड़े। सौम्या रोती हुई अपने सास ससुर से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, आज मुझे समझ आ गया कि भारतीय संस्कार हमारे लिए क्यों जरूरी है। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपकी नजरें झुक जाए। सौम्या की बात सुनकर आर्यन और उसके माता पिता मुस्कुराने लगे। दीपावली के दिन सौम्या साड़ी पहनकर आर्यन के साथ अपनी बहन के ससुराल उसे इनवाइट करने पहुंच गई। नताशा चौंकती हुई बोली, अरे दीदी, ये चमत्कार कैसे हुआ? सौम्या उसे सारी घटना बताते हुए बोली, मुझे समझ आ गया नताशा कि मैं गलत थी, अब मैं अपने देश के कल्चर को कभी नहीं छोड़ूंगी। सौम्या की बात सुनकर नताशा मुस्कुराने लगी और सौम्या उस दिन के बाद से सुधर गई। माँ, आज दिवाली है, हर कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर घूम रहा है, हमें भी नए कपड़े लाकर दो ना। अरे पायल, माँ हमें नए कपड़े कहाँ से लाकर देगी? पायल और रौनक भाई बहन थे, दोनों अभी बहुत छोटे थे। उन दोनों की माँ सरला एक भिखारन थी। वो भीख मांगकर अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। खैर, जब सरला के बच्चों ने दिवाली वाले दिन नए कपड़ों की मांग की, तब वो उसी वक्त अपने बच्चों को अपनी झोपड़पट्टी में बिठाकर बाहर चली गई। पायल, रौनक, आज तुम दोनों भी और बच्चों की तरह नए नए कपड़े जरूर पहनोगे। तुम दोनों कहीं जाना मत, मैं अभी आई। ठीक है माँ। सरला उसी वक्त बाहर गई और कबाड़ बिनने लगी। उसे कहीं पर ढेर सारे जले हुए बम और पटाखों के लाल हरे कागज के टुकड़े मिल गए। सरला ने उन्हीं जले हुए पटाखों के कागजों को जोड़कर अपने बच्चों के लिए ड्रेस डिजाइन कर दी। अरे वाह माँ, आपने तो कमाल कर दिया। सच में माँ, आपने तो कागज से ही इतने अच्छे कपड़े डिजाइन कर दिए। तो अब जल्दी से जाओ, अपनी झोपड़ी के बाहर भी दिए जलाकर रख दो। तो इस तरह सरला ने अपने बच्चों के साथ दिवाली मनाई। अगले दिन वही कपड़े पहनकर पायल और रौनक अपनी माँ के साथ स्टेशन पर भीख मांग रहे थे। लेकिन रौनक जिस ट्रेन में भीख मांगने के लिए चढ़ा, वो ट्रेन अचानक चलने लगी और रौनक उसी बोगी में सो गया। पायल, रौनक कहाँ चला गया? पता नहीं माँ, भैया अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। चलो चलकर उधर देखते हैं, कहाँ चला गया मेरा बच्चा। दोनों माँ बेटी रौनक को ढूंढते रहे, पर वो ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी। जब ट्रेन रुकी तो बहुत दूर किसी दूसरे राज्य में जाकर रुकी। माँ, पायल दीदी। तभी वहाँ पर एक बहुत अमीर औरत आई। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? पता नहीं, मैं तो अपनी माँ और बहन के साथ भीख मांग रहा था, पर ये तो कोई नई जगह लग रही है, पता नहीं कहाँ आ गया मैं। बेटा रो मत, तुम मेरे साथ चलो। मेरा इस दुनिया में मेरी कंपनी के अलावा कोई नहीं है। आज से तुम मेरे साथ रहोगे, फिर हम दोनों मिलकर तुम्हारे परिवार को ढूंढेंगे। इस तरह वो अमीर औरत रौनक को लेकर अपने बंगले में चली गई।
उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने रौनक को ही अपना बेटा मान लिया और उसे पढ़ाने लिखाने लगी। इधर सरला और पायल रौनक को ढूंढती रही पर वो कहीं नहीं मिला। पायल बेटा, मैं नहीं चाहती कि तू भी बड़ी होकर मेरे जैसी बने। अब तो तेरा भाई भी नहीं रहा, पता नहीं कभी मिलेगा भी या नहीं। तू कल से ही स्कूल जाएगी, तू मेरे साथ भीख नहीं मांगेगी। अब सरला दुगनी मेहनत करके पायल को पढ़ाने लिखाने लगी ताकि उसे जिंदगी भर भीख न मांगनी पड़े। देखते ही देखते 15 साल बीत गए, लेकिन पायल के दिल के किसी कोने में एक उम्मीद अभी तक जिंदा थी, अपने भाई से मिलने की उम्मीद। एक रोज पायल को उसके घर छोड़ने उसके कॉलेज का एक अमीर दोस्त अपनी कार से आया। अखिल, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहते थे ना, तो लो जान लो। मैं और मेरी माँ इसी झोपड़ी में रहते हैं। मेरी माँ एक भिखारन है, बचपन में हम दोनों ही भीख मांगा करते थे। ओह, तो इसी वजह से तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाह रही थी। चलो अपनी माँ से तो मिलवाओ। पायल ने अपने दोस्त को अपनी माँ से मिलवाया। उस दिन के बाद से अखिल अक्सर पायल के घर उसे छोड़ने आता रहता था। फिर एक दिन अचानक पायल की माँ बहुत बीमार हो गई। अखिल बेटा, पायल का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। तुम्हारी आंखों में मैंने पायल के लिए फिक्र देखी है, इसका ख्याल रखना बेटा। इससे पहले कि अखिल कुछ बोल पाता, पायल की माँ ये दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। पायल का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अखिल उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने अपने घर में बात की और उससे शादी कर ली। अखिल की बहन राधा पायल से बहुत चिढ़ती थी। माँ, भैया को भी ना पता नहीं क्या हो गया, बताओ एक भिखारन से शादी कर ली। राधा तू चुप कर, तू तो अपने भाई को जानती है ना, वो हमेशा अपने मन की ही करता है। रात में पायल सबके लिए खाना बना रही थी, तभी वहाँ पर उसकी ननद राधा आ गई। क्या बना रही हो भाभी? राधा, मैं कढ़ाई पनीर बना रही हूँ, तुम्हारे भैया को बहुत पसंद है ना। वैसे भाभी, इससे पहले तो आपने कभी पनीर देखा भी नहीं होगा ना। पायल को ये सब सुनकर बुरा तो लगा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि बात तो राधा ने सच ही कही थी। खाना खाने के बाद सब लोग सोने की तैयारी करने लगे। पायल ने एक बहुत अच्छी नाइटी पहन रखी थी, तभी राधा ने उसे देख लिया। अरे वाह भाभी, ये नाइटी तो आप पर खूब सूट कर रही है। तुम्हारे भैया ने मुझे कल ही गिफ्ट की है। हाँ मुझे पता है, आपकी तो औकात भी नहीं होगी कि इतनी महंगी नाइटी पहन सके। वैसे आपने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी महंगी ड्रेस देखी भी थी? पायल अब कुछ नहीं बोल पाई। राधा उसका हर वक्त मजाक उड़ाया करती थी। पायल सीधी और समझदार थी, इसलिए वो अखिल को कभी कुछ नहीं बताती थी। एक दिन पायल घर के किसी कोने में बैठकर अपने भाई को याद कर रही थी। दिवाली आने वाली थी, इसलिए बालकनी में बैठकर वो लोगों के घरों की सजावट देख रही थी। बच्चे नए नए कपड़े पहनकर खेल रहे थे। काश आज भैया मेरे साथ होते तो मुझे किसी के ताने नहीं सुनने पड़ते। भैया आप जहाँ भी हो खुश रहना, लेकिन मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन आप जरूर मिलोगे मुझसे। वहीं दूसरी तरफ पायल की ननद राधा किसी अमीर लड़के को फंसाना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत लालची थी। उसके कॉलेज में एक बहुत ही अमीर हैंडसम लड़का पढ़ता था, जिसे राधा अपने जाल में फंसाना चाहती थी, पर वो लड़का उसे ज्यादा घास नहीं डालता था। एक रोज वो लड़का अपनी कार से कॉलेज आया। राधा अपनी सहेलियों के साथ उसे ही देख रही थी। राधा, जब वो तुझे घास नहीं डालता तो तू क्यों उसके पीछे पड़ी हुई है? उसकी माँ की एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनिंग की कंपनी है, ये लड़का ही अब उस कंपनी का मालिक है। हाँ, इसीलिए तो इसे फंसाना चाहती हूँ। अगर इससे मेरी शादी हो गई तो सोच मैं कितने महंगे महंगे डिजाइनर कपड़े पहन पाऊंगी। छुट्टी के बाद राधा उस लड़के के पास पहुँच गई। एक्सक्यूज मी। यस राधा, जल्दी बोलो, मुझे आज अपनी माँ को दिवाली की शॉपिंग पे ले जाना है। क्या आप कल दिवाली वाली रात सिर्फ 1 घंटे के लिए मेरे घर आ सकते हैं? लेकिन क्यों? मेरी भाभी बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर है, आपसे मिलना चाहती हैं। ओके, मैं थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगा। थैंक यू। उस लड़के ने कार स्टार्ट की और वहाँ से चला गया। यार तूने कभी बताया नहीं तेरी भाभी भी फैशन डिजाइनर है। यार मुझे जो समझ में आया ना मैंने उससे बोल दिया, कम से कम इसी बहाने उस भिखारन की इतने बड़े आदमी के सामने बेइज्जती तो हो जाएगी। खैर, तो दिवाली वाली रात फाइनली आ ही गई। चारों तरफ खुशियाँ, पटाखे और बच्चों का शोर था। पूरा शहर जगमगा रहा था। पायल ने बहुत खूबसूरत लहंगा पहन रखा था, जिसे देखकर राधा को जलन हो रही थी। पायल के सास ससुर भी घर के बाहर दिए जला रहे थे। अखिल भी उनकी मदद कर रहा था। आस पड़ोस के लोग भी सब अपने घरों के बाहर थे। तभी राधा का वो अमीर दोस्त अपनी कार से वहाँ पर आ गया। राधा बहुत खुश हुई। माँ, पिताजी, भैया, यही है मेरे दोस्त। इनकी माँ बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है। नमस्ते। अरे आओ आओ बेटा, दिवाली मुबारक। आप सबको भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाभी को भैया ने इतना महंगा लहंगा ला कर दिया है, इसे तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। राधा ने पायल के लहंगे को डोरी पकड़कर खींच दिया, जिससे उसका लहंगा सरक गया। उसके बाद उसने लहंगे पर 1 गैलन तेल डाल दिया, जिससे लहंगा बर्बाद हो गया। सभी लोग दिवाली में बिजी थे, इसलिए राधा की हरकत कोई देख नहीं पाया। पर पायल का लहंगा जैसे ही उतरा, वहाँ मौजूद सारे लोग पायल को भला बुरा कहने लगे। अरे वो देखो कितनी बेशर्म है, घर में मेहमान आए हैं और ये दिवाली के दिन लहंगा उतार कर खड़ी है। अरे भौजी ने तो कमाल ही कर दिया। पायल, ये क्या बदतमीजी है? ये सब सुनकर पायल की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो बिना कुछ बोले घर के अंदर चली गई। खुद को बड़ी सुंदर समझ रही थी ना, भिखारन कहीं की। राधा,
तुमने तो कहा था कि तुम्हारी भाभी फैशन डिजाइनर है, यही था उनका डिजाइन। क्या बताऊं, मुझे तो शर्म आ रही है उन पर। खैर वो सब आप छोड़िए, लीजिए मिठाई खाइए। घर के बाहर सारा परिवार दिवाली की खुशियां मना रहा था। वहीं पायल घर के अंदर रो रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि ये सब हुआ क्या। तभी अचानक उसे वहाँ पर बहुत सारे सुतली बम और पटाखे दिखाई दिए। जब मेरी माँ मुझे जले हुए पटाखों का लहंगा बनाकर पहना सकती है, तो क्या मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती? पायल ने ढेर सारे सुतली बम उठाए और उन्हीं को जोड़कर उसने अपना लहंगा बनाया और बाहर आ गई। वो लड़का उसे देखता ही रह गया। क्या बात है राधा, तुमने कल सच कहा था। तुम्हारी भाभी तो सच में सबसे अलग फैशन डिजाइनर है। सुतली बॉम्ब से लहंगा बना दिया इन्होंने। अब राधा को और भी ज्यादा जलन होने लगी। ऐसा सुतली बॉम्ब लहंगा तो मैं भी बना सकती हूँ। राधा भी उसी वक्त सुतली बॉम्ब लहंगा बनाने लगी। इधर वो लड़का पायल से बात करने लगा। वैसे आपने ये लहंगा डिजाइन करना कहाँ से सीखा? ये सब मैंने अपनी माँ से सीखा है। मेरी माँ तो बचपन में मेरे और मेरे भाई के लिए जले हुए पटाखों से कपड़े डिजाइन कर दिया करती थी, तो सुतली बम से लहंगा बनाने में कौन सी बड़ी बात है। पायल की ये बात सुनकर वो लड़का हैरान हो गया। दीदी, कहीं आपका नाम पायल तो नहीं? आपको मेरा नाम कैसे पता चला, और तुमने मुझे दीदी क्यों कहा? दीदी, मेरा नाम रौनक है। बचपन में आप और माँ मुझे उस ट्रेन में छोड़कर चले गए थे। ये सुनते ही पायल की तो मानो जैसे दुनिया ही बदल गई हो। उसने अपने बिछड़े हुए भाई को गले लगाया। उधर राधा भी सुतली बम लहंगा पहनकर आ गई, लेकिन तभी लहंगा एक दिए के संपर्क में आ गया और सभी सुतली बम एक एक करके फटने लगे। अरे ये क्या हो गया? राधा, तुझे बम का लहंगा पहनने की क्या जरूरत थी? अरे कोई पानी डालो। अरे गांव वालों, तुम लोग मेरी बहू को ताने मारने आ गए थे, अब कोई मदद करने नहीं आएगा। तभी गांव के कुछ लड़कों ने राधा के जलते हुए लहंगे पर पानी डाला, लेकिन तब तक राधा काफी जल चुकी थी। इन्हें अभी अस्पताल ले जाना होगा, काफी जल गया है। हाँ हाँ। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ठीक होने के बाद उसने पायल से माफी मांगी। भाभी, मैं आपसे हमेशा जलती थी, देखो मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया। माँ भैया, मैं हर वक्त भाभी को ताने मारा करती थी। कल भाभी का लहंगा भी मैंने ही उतारा था। तो इस तरह राधा ने अपनी गलती सबके सामने स्वीकार कर ली। राधा को ये जानकर भी बड़ी खुशी हुई कि रौनक पायल का ही बिछड़ा हुआ भाई है। पायल अपने भाई को पाकर बहुत खुश थी।